Hello bachcho, hope you all are fine. So today we will deal with the remaining topic of chapter number 2. Clear? So let's start our discussion. So first of all we will discuss about the disease. If you think about the disease, then actually what disease is? Yes, disease is an abnormal condition of the body. So you can define disease like this. A disease is an abnormal condition that negatively affect the structure or function of an organism. Means किसी भी organism के structure और function पे negatively affect या फिर बोले तो negative प्रभाव अगर पड़ रहा है और abnormal conditions मौजूद है, लगातार persist कर रही हैं, then that in that condition that person will suffer from a disease. So disease means simply आप समझ सकते हैं क्या, बॉडी की एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें कोई भी ऑर्गन या फिर बोले कोई भी ऑर्गन का फंक्शन अफेक्टेड हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. क्लियर? नाउ द टाइप ऑफ डिसीज. इफ यू सी द टाइप ऑफ डिसीज देन it is of two types. One is congenital and second one is acquired. Congenital means the disease which occur due to its gene. Means जीन के वजह से जो डिसीजेस होती हैं वो congenital diseases कहलाती हैं. और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें बाय बर्थ मिलते हैं. मीन्स वो बाय बर्थ होता है, कभी भी आप एक्वायर नहीं करेंगे. मीन्स आपके बर्थ होने के बाद वो अचानक से आपके अंदर शायद ही दिखाई दे. ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल डिसीज ऐसे डिसीज जो हमें बाय बर्थ मिलती है या फिर बोले बर्थ के पहले मिलती है और पहले मौजूद होती है, उसे हम कॉन्जेनाइटल डिसीज या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में आप लोग जानते भी हैं, पहले भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हम लोग क्लासेस में कर चुके हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स जो डिसऑर्डर्स किससे रिलेटेड होते हैं, जीन से. ठीक, उन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं. जीन की बात करें तो जीन क्या होते हैं? जीन क्या होता है? डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन. तो सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन. और अगर थोड़ा और स्पेसिफाई करो तो जीन को आप डिफाइन करने के लिए ये भी बोल सकते हैं, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्सप्रेस इटसेल्फ टू फॉर्म अ प्रोटीन. तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं. और इसी जीन के वजह से सारे कैरेक्टर हमारे बॉडी के अंदर जो है दिखाई देते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, फंक्शनल कैरेक्टर, वो सारे जीन के वजह से आते हैं. ठीक है, तो अगर जीन जैसा होगा वैसे आपके कैरेक्टर्स आएंगे. जैसे अगर आपके घुंघराले बाल वाले जीन है तो घुंघराला बाल आएगा, काले बाल वाले जीन है तो काला बाल आएगा, ब्राउनिश वाले जीन है तो ब्राउन कलर का दिखेगा. आइज़ के कलर में भी आप डिफरेंट वेरिएशंस देख सकते हैं. सो दिस ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ जीन. क्लियर? अगर डिसीजेस की बात करें, जेनेटिक डिसीजेस की, तो आपका सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी आरबीसी है उनका शेप कैसा हो जाता है? सिक्कल जैसा हो जाता है, हंसिए जैसा हो जाता है, हंसिए शेप का हो जाता है. ठीक है, जिससे मूवमेंट में दिक्कत होती, साथ साथ ही ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प नहीं कर पाते हैं और आरबीसी की भी कमी होने लगती है, इसलिए इसको हम एनीमिया बोल रहे हैं. सिकल सेल की आरबीसी हो जाती है, नाम होता है सिकल सेल एनीमिया. ठीक, अगला होता है हीमोफीलिया. हीमोफीलिया मतलब इफ़ अ पर्सन परसिस्ट अ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग. मीन्स अगर किसी पर्सन के अंदर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग बनी रह रही है, अगर मतलब लगातार उसकी चोट लगने के बाद ब्लड निकल ही रहा है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, खून का थक्का नहीं बन रहा है, तो फिर उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोफीलिया. और हीमोफीलिक डिसीज़ को हम रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिली से चली थी. ठीक है, रॉयल फैमिली कौन? यस, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली से. ठीक है, फाइन. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब अगले डिसीज़ की तरफ चलते हैं जो है हमारा एक्वायर्ड डिसीज़. क्लियर? अगर एक्वायर्ड डिसीज़ की बात करें, हाँ एक चीज़ और देख लो तुम जेनेटिक डिसऑर्डर में, जेनेटिक डिसऑर्डर से एल्बिनो का भी फॉर्मेशन होता है. एल्बिनो मीन्स देखा होगा आप, बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं जो बिल्कुल वाइट कलर के आपको दिखते हैं,
ना, लगता है उनकी स्किन रप्चर हो चुकी है, मतलब फट चुकी है और बिल्कुल नीचे की स्किन दिखाई दे रही है, बिल्कुल जो वाइटिश कलर के होते हैं उन्हें हम एल्बिनो बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर भी कंजेनाइटल होता है। अगला क्या है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स ऐसे डिसीज जो हमें बर्थ के बाद मिलती हैं, बर्थ के बाद जिनसे हमें फेस करना होता है, तो उसे हम एक्वायर तुम्हें पता भी है वर्ड का मतलब। एक्वायर मतलब कोई चीज़ जो हम एक्वायर करते हैं, मीन्स जो हमें मिलती है, उसे हम एक्वायर्ड बोलते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड डिसीज़ को देखोगे तो दो तरीके का आपको दिखाई देगा। वन इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़, या फिर हम इसको इन्फेक्शियस डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस। तो ऐसे डिसीजेज जो पर्सन टू पर्सन क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, वो कांटेक्ट के थ्रू हो सकती हैं, एयर के थ्रू हो सकती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं, ठीक है। और ऐसे डिसीजेस जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं, जैसे कि कैंसर। इफ़ अ पर्सन हैविंग अ कैंसर, देन the cancer will not transmit from a person to the another healthy person, means एक कैंसरस पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर कैंसर टच से या फिर बोले एयर से ट्रांसमिट नहीं होगा। क्लियर है। इसके अलावा आप सुने होंगे डायबिटीज़, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं क्या, शुगर की बीमारी। तो डायबिटिक पेशेंट्स भी जो होते हैं वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा जो भी डेफिशिएंसी डिसीजेज है, विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है ना, स्कर्वी, रिकेट्स, ये सारी डिसीजेज भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आती है। क्लियर। चलो अब कम्युनिकेबल के टाइप देखते हैं, किस जो कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिसीजेस है, ये किन किन एजेंट्स से हो सकती है, मीन्स कौन कौन से एजेंट्स हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज करती हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म बॉर्न डिसीजेस हैं, मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिसीजेज हैं, वो मैक्सिमम आपको कम्युनिकेबल टाइप के देखेंगे। जैसे बैक्टीरिया से डिसीजेज होने वाली, ये क्या कहलाएंगी, ये भी कम्युनिकेबल डिसीजेज होंगी। वायरल डिसीजेज जो है ये भी कम्युनिकेबल होंगी। और इस समय तो कोरोना का प्रकोप चल ही रहा है, आप देखते भी हैं, ठीक है। फंगल डिसीजेज जैसे कि रिंग, दाद, वो भी कैसे फैलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ टच से फैलती है ना। अगर किसी के मान लेते हैं हेयर बोले तो स्कल में रिंग हो रखा है, ठीक है, इन्फेक्शन हो रखा है, अगर उसके आप कॉम को यूज़ करोगे तो आपके भी रिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी का क्लॉथ आप यूज़ कर रहे हो, उसको रिंग है, तब भी आपको रिंग हो जाएगा। तो रिंग होने के बाद आपको प्रॉपर अपने आपका नॉलेज गाइडेंस रखना होता है, मीन्स प्रॉपर ध्यान देना होता है कि जो भी आप क्लॉथ यूज़ करते हैं उसको हम प्रॉपरली वार्म वाटर में क्या कर लेंगे, उसको वॉश कर लेंगे, देन वी विल यूज़ दैट क्लॉथ, ठीक। और अगला है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन मीन्स, प्रोटो मतलब पहले, जोन जोआ मीन्स एनिमल। तो ऐसे एनिमल जो एनिमल्स के पूर्वज कहलाते हैं, उन्हें हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं। जैसे अमीबा है, बबेशिया है, ठीक है, ट्राइपनोसोमा है, पैरामीशियम है, ये सारी चीज़ें प्रोटोजोन के अंदर आती हैं, ठीक है। समझ आ रही बात, पक्का। ऐसे हम नॉन कम्युनिकेबल के भी टाइप अगर देखें तो डेफिशिएंसी डिसीज मीन्स कमी से होने वाली, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, ये नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, ठीक। और विटामिन के से तुम्हें पता है कौन सी, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, ठीक है। विटामिन ई से क्या होगा, अपनी इम्यूनिटी में भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। साथ साथ विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो भी आपकी बोले तो रिप्रोडक्टिव पावर है, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, उसमें भी कमी आ जाती है, ठीक है। एलर्जीज़, किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, ठीक, तो वो भी नॉन इन्फेक्शियस में आता है। जैसे बहुत लोगों को एलर्जी होता है सन से, सन में जाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाता है, जैसे छाले निकल आते हैं, ठीक है, उस टाइप की। तो ऐसा नहीं कि किसी के छाले निकले एलर्जी की वजह से आप टच कर लिए तो आपके अंदर भी निकल गया, नहीं, ठीक। एलर्जी के दौरान हिस्टामिन निकलता है, हिस्टामिन सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, जो कि एंटी एलर्जिक कंपाउंड होते एलर्जिक कंपाउंड होते हैं, जिसके वजह से डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिलते हैं।
ठीक है। और एलर्जी का एक एग्जांपल है हे फीवर। अगला है कैंसर। कैंसर क्या होता है? व्हेन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल अकर इनसाइड आवर बॉडी, देन इन दैट कंडीशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। जब भी मतलब एक अनकंट्रोल मैनर में सेल डिवाइड होने लगे तब कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है। कैंसर बोले तो जैसे मान लेते एक सेल थी, ठीक है, 2 सेल आई, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ऐसे अनकंट्रोल मैनर में। जैसे हमारे अंदर सेल तो डिवाइड होता है लेकिन कंट्रोल मैनर में डिवाइड होता है, मीन्स जितनी ज़रूरत रहती है उतनी डिवाइड होता है। लेकिन अनकंट्रोल मैनर में सेल डिवाइड होता गया तो देखोगे पूरी एक नोड गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर धीरे धीरे वो ट्यूमर का ले लेगा आकार और ट्यूमर से फर्दर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला है डीजनरेटिव या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर आ रहा है, जैसे आपके अंदर इंसुलिन की कमी हो रही है, ठीक है, तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट आप बन जाओगे, ठीक। डायबिटीज़ को हम शुगर भी बोलते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ देखो तुम तो डायबिटीज़ 2 तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, टाइप 2 में इंसुलिन तो होता है लेकिन सेल के अंदर जो ग्लूकोज है ब्लड का वो जा नहीं पाता है, ठीक है। तो अभी बस इतना आपको याद रखना है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। टाइप 1 टाइप 2 आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, अपने लेवल पे बस इतना याद रखना है। अगला हार्ट डिसीजेस, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो डिसीजेज़ है ये भी क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर आती है, जैसे हाइपर कैल्सीमिया हो कैलीमिया में हो गया। हाइपर कैलीमिया में क्या होगा, पोटेशियम लेवल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और हार्ट अटैक क्यों होता है, जो भी आपका हार्ट होता है उसमें देखोगे तो हार्ट जैसे ब्लड हमारे पूरे बॉडी में है, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऐसे हार्ट की भी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। उन ब्लड वेसल में भी ब्लड दौड़ता है और वो ऑक्सीजन हार्ट की मसल को देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हार्ट की मसल तुम देखोगे, ठीक, तो हार्ट की मसल को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, जो भी ब्लड वेसल रहता है उसमें डिपॉजिट हो जाता है क्या, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, इसको मिलते हैं स्क्लेरोसिस, जिसके वजह से आपकी जो ब्लड वेसल थी वो ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, तो जो आगे की मसल्स होंगी हार्ट की उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, धीरे धीरे हार्ट की मसल की क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी, ठीक है। हार्ट की मसल्स धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगी, मरने लगेंगी, धीरे धीरे हार्ट की मसल काम करना बंद कर देंगी, हार्ट पंप करना बंद कर देगा, और फिर जो भी पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी कि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी। क्लियर हो रही बात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिसीजेस देखते हैं कम्युनिकेबल के। देखो सबसे पहला है बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़। तो डिसीज़ ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब भी मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था दूसरे लेक्चर में, वहाँ बताया था। तो एंथ्रैक्स जो है ये बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है, ठीक है। ये जनरली आपको कहाँ दिखाई देगी, जो भी एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनमें दिखाई देती है, गलघोटू नाम से जानते हैं। बॉटुलिज्म, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, इसको हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। बॉटुलिज्म जो है इसे हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, ठीक। जब भी हम काफ़ी टाइम का रखा खाना हम खा लेते हैं तो अगर क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम के अगर जो भी स्पोर्स हैं बैक्टीरिया के वो होंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और स्टमक पेन होगा और इसके साथ साथ डाइसेंट्री, लूज मोशंस भी होंगे, ठीक। अगला क्या है, क्लामाइडियल यूरेथ्राइटिस। जहाँ भी आइटिस वर्ड हो समझ लो क्या होगा, स्वेलिंग। तो ये क्या करता है, यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा क्या होता है समझ लें। आप मेल का देखेंगे तो मेल के पास क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं यूरिन पॉकेट। क्या बोलते हैं, यूरिन पॉकेट, मीन्स इसमें यूरिन आके फिल होता है। किसमें, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में
जो भी किडनी से छनता है ब्लड, जो भी वेस्ट निकलता है यूरिनरी ब्लैडर में फिल होता है। और यूरिनरी ब्लैडर का जो बोले तो स्टोर करने की एफिशिएंसी होती वो होती 700 ml। अगर 700 ml से ज़्यादा हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सन को यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हो सकता है। तो अगर बात करें यूरिन की तो एक मिनट में 1 ml यूरिन बनता है, मीन्स लगभग 700 मिनट में 700 ml यूरिन बनेगा। और अगर तुम ये घंटे देखोगे तो लगभग कितने घंटे बन जाएंगे, ये लगभग 7 घंटे, 7 से 8 घंटे, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे तक अगर किसी पर्सन ने यूरिनेशन नहीं किया तो चांसेस होंगे उसके यूरिनरी ब्लैडर के रप्चर होने के, ठीक है। इसके आगे तुम देखो तो यूरिनरी ब्लैडर के आगे तुम्हें यूरिनरी ब्लैडर से एक रास्ता दिखाई देगा जो आगे जाके कहाँ खुला होगा, हमारे एनएस या फिर बोले जो भी पर्सन का तो हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, ये यूरिनरी ब्लैडर है। बाकी रास्ता होगा ये क्या है, यूरेथ्रा। ये क्या होगा, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा के आगे जो भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जैसे मेल के अंदर पेनिस होता है, उसके थ्रू क्या होता है, बॉडी के बाहर जो भी यूरिन होता है एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो इस यूरेथ्रा में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लामाइडियल यूरेथ्राइटिस। और इसमें इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग, जहाँ भी आइटिस वर्ड है स्वेलिंग, तो इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और जनरली हम इसको यूटीआई के नाम से भी जानते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज़। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं या फिर यूरेथ्रा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज़ बहुत कॉमन होती है फीमेल्स में, बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज़ होता है तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स यूरिन का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा बॉडी से, साथ साथ जो भी यूरिन होगी उनमें उसमें बर्निंग सेंसेशन होगा, मतलब जलन भी होगी, ठीक है। इसको प्रॉपर गाइडेंस, डॉक्टर के गाइडेंस से हम एंटीबायोटिक लेके सही कर सकते हैं, क्लियर। और कभी भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो प्रॉपर एक जो भी अच्छा फिजिशियन है उसकी गाइडेंस में ही एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, क्लियर। चलो इसके आगे कॉलरा के बारे में आपको पता है, विब्रियो कॉलरी इसका एजेंट है, बैक्टीरियल नेम है। ये इंटेस्टाइन में जनरली करता है और इसके सिम्टम आपको पता है, वॉमिटिंग होना और बहुत ज़्यादा डाइसेंट्री आना, डाइसेंट्री मतलब लूज मोशंस होंगे और स्टमक पेन भी होगा, ठीक। और गर्मियों में ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। गोनरिया ये भी यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज़ है, ठीक है। लेप्रोसी, जिसमें जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। जो लेप्रोसी होता है इसे हम मिर्गी की बीमारी कहते हैं, ठीक है। मिर्गी आपको पता ही है, उसके बारे में कुछ बताना नहीं। इसमें अफेक्ट कौन होता है, स्किन अफेक्टेड होती है, ठीक है। बोन्स वीक हो जाती है, जिसको भी लेप्रोसी की बीमारी होती है। साथ साथ जो मिर्गी आती है उसमें उस पर्सन का जो ब्रेन लेवल होता है वो भी बहुत कम हो जाता है, ठीक। इसीलिए एक जो लेप्रोसी है बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती है। अगर किसी को आती है तो प्रॉपर उसको फिजिशियन के अंडर अपनी ट्रीटमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अगला क्या, सैल्मोनेलोसिस। सैल्मोनेला टाइफी होता है, उसके थ्रू फैलता है। इसको हम टाइफाइड भी बोलते हैं। सैल्मोनेलोसिस को हम टाइफॉइड के नाम से भी जानते हो। टाइफॉइड नाम आपने सब ने सुना होगा, टाइफॉइड बीमारी है। ये फूड, कंटामिनेटेड फूड और वाटर। कंटामिनेटेड मतलब फूड को काफ़ी समय से स्टोर किए हैं और वाटर को स्टोर, जो भी वाटर है उसको पियोगे तो टाइफॉइड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसमें इंटेस्टाइन अफेक्टेड होता है, जो भी इंटेस्टाइन आपकी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसका इन्फेक्शन होता है। अगर ज़्यादा समय तक इसका इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, ज़्यादा समय तक रहता है, तो होता क्या, ये हमारे इंटेस्टाइन के जो भी स्किन आपको दिखाई देगी उसमें क्या करते हैं, ये रप्चर करने लगते हैं, होल करने लगते हैं। और एकदम लास्ट स्टेज पे, 4th स्टेज पे अगर कोई पर्सन टाइफाइड के 4th स्टेज पे चला गया तो उसका बचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी इंटेस्टाइन के अंदर होल करने लगते हैं, ठीक है। जिसको हम सर्जरी से भी प्रिवेंट नहीं कर सकते। इधर तुम सर्जरी करोगे, उधर वो फिर से रप्चर हो जाएगा, बैक्टीरिया होल कर देगी, ठीक है। अगला है साइफिलिस। ये ट्रेपोनेमा पैलेडियम से होता है, ठीक है। स्किन और तुम्हारी जो भी कार्डियोवैस्कुलर मीन्स हार्ट से रिलेटेड और जितने भी ऑर्गन जैसे हार्ट है, ब्लड वेसल, ये अफेक्टेड होता है,
तो इसको बस नाम याद करना, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, यही पूछा जाएगा आपसे। और अफेक्टेड ऑर्गन और ट्रांसमिशन यही पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है और अफेक्टेड ऑर्गन होता है लंग्स, ठीक। जो टीबी जो भी पर्सन होता है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और मींस इनिशियल सिम्टम्स तो जनरली ज़्यादा पता नहीं चलते हैं, थोड़ा खांसी वासी आएगी, ठीक है, कफिंग होगी, वही खांसी वासी आएगी। लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 4 सप्ताह बाद या लगभग 1.5-2 महीने बाद, उसको कफिंग के साथ ब्लड भी आएगा उसके, मतलब जब भी वो पर्सन खांसेगा तो उसके ब्लड भी आएगा और साथ साथ उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक। ये फैलता कैसे, एयरबोर्न। अगर किसी को टीबी है, उसके कांटेक्ट में अगर आप है, वो बोल रहा है या फिर स्नीच किया, कफिंग किया, खांसा, तो उसके कांटेक्ट में आप आएंगे तो जो बैक्टीरिया आपके अंदर इन्फेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपको टीबी का इलाज कराना है तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसको आप अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है। और सही भी हो जाता है इनिशियल स्टेज में, बस इसको ध्यान देने है अपने को, ठीक है। अगला क्या है, टाइफस, और वही साल्मोनेला टाइफी, जो ऊपर सैल्मोनेलोसिस है और ये जो भी तुम्हारा टाइफस या फिर टाइफाइड है, ये दोनों लगभग सेम चीज़ है, ठीक। चलो, तो अभी तुम्हें टाइफाइड याद रखना, जो मैंने बताया, टाइफाइड, सैल्मोनेला, टाइफी। चलो, अब इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा कि ब्लड और स्किन अफेक्टेड होता है। स्किन तो अभी बताया रप्चर कर देता है, ठीक है, इंटेस्टाइन पे, और ब्लड की भी कमी हो जाती है, ठीक, इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है। अगला डिसीज़ आता है किससे, तुम्हें वायरस से पढ़ना है, वायरस से देखना है वायरस से कौन सी डिसीज़ होती है, ठीक है। तो वायरस से पहला है चिकन पॉक्स, जिसको तुम चेचक के नाम से भी जानते हो। ये होता है हर्पीस जोस्टर, इसका वायरस कौन है, हर्पीस जोस्टर, ठीक है। डार्क रेड कलर का रैशेस दिखाई देगा जो भी तुम्हें है, और तुम्हें पे बहुत बड़े बड़े रैशेस दिखेंगे, और उसमें से लिक्विड भी स्क्वीज आउट कर रहा होगा, लिक्विड भी बह रहा होगा, फूट के निकल रहा होगा, ठीक। स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस से, ठीक है। और जो चिकन पॉक्स है, इसको हम लोग वेरिसेला वायरस भी बोलते हैं। हर्पीस जोस्टर को हम वेरिसेला वायरस भी बोलते हैं, वेरिसेला, CELLA, सेला वायरस, वेरिसेला वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हर्पीस जोस्टर या वेरिसेला वायरस, और स्मॉल पॉक्स वेरियोला। तो स्मॉल मतलब छोटा सा नाम होगा तो वेरियोला, चिकन बड़ा नाम है तो उसका वेरिसेला, ठीक, याद रहेगा। चलिए, अगला है पोलियोमाइलिटिस, यानी कि जिसको आम भाषा में हम पोलियो बोलते हैं, ये पोलियो वायरस होता है। हालांकि अभी जो पोलियो है ये वर्ड से इरेडिकेट हो गया। इरेडिकेट मतलब ऐसी बीमारी जो दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, अब कहीं दुनिया के किसी कोने में भी बची नहीं हुई। तो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो इरेडिकेट हो चुकी है टोटली। क्लियर हो रही बात। चलो, अब क्या है अगला, मीज़ल्स। मीज़ल्स मतलब हिंदी में कहते हैं खसरा, ये होता है रूबेला वायरस। इसमें क्या होता है, स्किन फटने लगती है, कफिंग होगा, बहुत ज़्यादा छींक आएगी रूबेला इन्फेक्शन से, ठीक है। अगला फिर मम्स में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो है इसमें स्वेलिंग्स हो जाती है, ठीक है। किस वजह से होती है, इसमें इन्फेक्शन होता है किसका, मम्स के बैक्टीरिया का। क्लियर। तो देखा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, चीक के पोर्शन में आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसको हम आम भाषा में गाल में सूजन बोलते हैं, ठीक है। अगला रेबीज़ वायरस, ये बिल्कुल कुत्तों के काटने की वजह से होती है, और उसमें होता क्या है, हाइड्रोफोबिया। और जो तुम रेबीज़ वायरस देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल बुलेट शेप का दिखाई देगा। तो रेबीज़ वायरस कैसा होता है, बिल्कुल बुलेट शेप का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात थी किसकी, बैक्टीरिया जो भी वायरल डिसीज़ थी, और उनसे प्रिवेंशन के वैक्सीन की देखोगे तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आपको मिलती है। पोलियो ओरली पिलाया जाता था जो कि इरेडिकेट हो गया। वेरिसेला की वैक्सीन आपको स्कूल में लगी भी थी, लगभग पिछले ठंडक में, मीन्स जनवरी में आपको वैक्सीन लगाई गई थी। उसके बाद मम्स का भी वैक्सीन आपको मिलेगा, और जो भी रेबीज़ है, कुत्तों के काटने के बाद आपको वैक्सीन लगाई जाती है, वो आपको पता है, हाँ। सो नेक्स्ट हमारा है फंगल डिसीज़। तो सबसे पहले फंगस से होने वाली डिसीज़ के बारे में देखेंगे, और वो डिसीज़ जो मेनली प्लांट्स के अंदर कॉज करते फंजाई,
उसकी बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे पहला क्या, अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना, ठीक है। ये क्या करता है, लीफ ब्लाइट करता है। तो जो भी पत्ती होती है उसका क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है अल्टरनेरिया की वजह से, और ये तुम्हारा मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मस्टर्ड के अंदर अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन होता है। अगला है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम क्या करता है, फ्यूजेरियम विल्ट कॉज करता है। ये भी क्या, पत्तियों की क्या होती है, सड़न शुरू हो जाती है पत्तियों में, वो होता है, ठीक है। कुछ और नेम है, इन नेम्स को आपको याद नहीं करने हैं, ये जो तो नेम है ये आप राइट कर सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है पाइथियम, ठीक है। बस इतना नस्ता नाम आपको याद रखना, पाइथियम, और पूरा तुम नाम याद करो तो क्या है, पाइथियम एम्फनी, ठीक है, डर्मेटम। तुम पाइथियम याद करो, ये क्या करता है, डैम्पिंग ऑफ करता है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। जो भी सीडलिंग होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अगला जो तुम्हारा है, ये इसको भी नहीं याद करना है, हेड रॉट, ठीक है। अगला है अल्टरनेरिया सोलेनी। देखो अल्टरनेरिया जो है ये करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो भी आपको पोटैटो दिखता होगा यंग एज पे, तो उसकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल का डिजनरेशन हो जाता है, पत्तियों में कालापन आ जाता है, किसकी वजह से आता है, अल्टरनेरिया सोलनी की वजह से, ठीक है। अल्टरनेरिया अल्टरनेट, ये अर्ली ब्लाइट, इसमें भी ये भी अर्ली ब्लाइट कॉज करता है। तो बस याद रखिएगा अल्टरनेरिया क्या कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट। तो अल्टरनेरिया सोलनी किस में करता है, टोमेटो में करता है, और लाइकोपरिसेसी स्पीसीज़ का, या फिर बोले अल्टरनेरिया अल्टरनेट, ये कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ठीक है। अगला क्या है, सेरेटोसाइटिस, इसको भी याद आपको नहीं करना है, ठीक है, ये भी बस एक्स्ट्रा में है। अगला क्या, फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन, ये कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके अलावा कुछ डिसीजेज हैं जो मैंने फंजाई जब पढ़ाया था तब उस समय एक्सप्लेन किया था, तो आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो अब अगले टेबल की तरफ बढ़ते हैं, और फंजाइज के वजह से होने वाले एनिमल्स के अंदर डिसीजेज देखते हैं। पहला क्या है, पेनिसिलोसिस, ये पेनिसिलियम के वजह से होता है। अगला क्या है, एस्परजिलोसिस, स्किन डिसीज होती है, ये एस्परजिलस के वजह से होता है। अगला है एथलीट फीट, ठीक, इसको हमने कमाल की बात में ऑलरेडी लिख रखा है लेक्चर के दौरान। ये कहाँ हो जाता है, जो भी हमारे फूट होता है उनके फिंगर्स के बीच में सडन स्टार्ट हो जाती है, वो होती है किसके वजह से, फफूंद के वजह से। जिस जो पैथोजन है या फंजाई है उसका नेम क्या था, टीनिया रुब्रम, या फिर टीनिया पेडिस भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो एथलीट फूड ये जनरली एथलीट्स में होता है, जो भी दौड़ या फिर बोले एथलेटिक्स में पार्टिसिपेशन जिनका होता है, जिन स्पोर्ट्स पर्सन का, उनमें होता है, क्योंकि वो दिन भर उनको शूज़ पहनना होता है, और शूज़ के साथ सॉक्स भी वो वेयर करते हैं, जिसके वजह से उसमें क्या होता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, पैरों में स्वेटिंग, ठीक है, पसीना आ जाता है। पसीने की वजह से जो स्पोर होता है फंजाई का, वो अच्छे से उस जगह पे ग्रो कर जाता है, और जो भी सडन प्रोड्यूस कर देता है पैरों की उंगलियों में, ठीक। अगला क्या है, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म जो है ये ट्राइकोडर्मा, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन, ठीक है, ये तीन नाम है रिंग वॉर्म के। ये तीन रिंग कॉज करते हैं, रिंग मीन्स दाद, ठीक, ये भी किसकी वजह से होता है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन फंजाई की वजह से होता है, ठीक है। अगला क्या है, म्यूकोमाइकोसिस, ये म्यूकर और राइजोपस की वजह से होता है। आपने कभी अगर आप देखना चाहते हो तो म्यूकर राइजोपस को आप इजीली ब्रेड पे देख सकते हैं, इसको हम ब्रेड मॉल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेड पे आसानी से ये उग जाते हैं और दिखाई भी देते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो ये बात थी किसकी, जो भी ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिसीजेस की। इसके अलावा बात रही प्रोटोजोन से होने वाले डिसीजेस, तो वो आपको पता है, अमीबा से होता है अमीबॉयसिस, और ट्राइपनोसोमा से होता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। बाबेसिया से होता है बाबियसिस, ठीक है। लीचमाना डोनाबेनी से होता है क्या, काला अजर, क्लियर। तो वो ये डिसीजेस के कुछ नेम्स थे जो कि किससे होते हैं,
यस, किससे? प्रोटोजोन से। अब वो भी हमने पहले लिख रखा है, आप पीछे के लेक्चर्स के नोट्स को आप देख के रीड कर सकते हैं। क्लियर? सो अब हम अगले टाइप पे आते हैं, जो भी डिसीज़ है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ठीक है, न्यूट्रिशन अगर में डेफिशिएंसी हो रही है, जो भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, या प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उससे होने वाले डिसीज़ को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर या फिर डेफिशिएंसी डिसीजेज। सबसे पहला है प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर प्रोटीन के डेफिशिएंसी से हो रहा है, ठीक है, कोई भी डिसीज़ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो वो कहलाता है मेरिस्मस। तो मेरिस्मस क्या होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बीमारी हो जाती है। मेरिस्मस में होता क्या? बोन जो होती है बिल्कुल थिन हो जाती, बिल्कुल पतली हो जाती, और रप्चर्स के प्रोन हो जाती, मीन्स जल्दी से वो रप्चर हो सकती है। ठीक है, अगला है कावस्कर। तो कावस्कर जो है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के डेफिशिएंसी से होता है। और कावस्कर में भी बोन आपकी जो भी यंग एज के बच्चे होते हैं, उनमें जनरली देखने को मिलता है कावस्कर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी। और अगर अर्ली एज पे इनका केयर किया जाए तो ये ईजली से कोप आउट, मीन्स बोले तो मतलब जल्दी से सही हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्या? मिनरल रिलेटेड डिसीज़, मिनरल से होने वाली कमी। अगर आयरन की कमी हो रही है तो आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर आयोडीन की कमी हो रही है तो आपको ग्वेटर हो जाएगा। ग्वेटर मीन्स घेंघा की बीमारी हो जाएगी, गर्दन में स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन दो तरीके के होते हैं, हमें पता है, सॉल्युबल विटामिन और वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो वाटर सॉल्युबल हैं वो कौन कौन से? बी और सी। और ऐसे विटामिन जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, फैट सॉल्युबल है, वो है ए, डी, ई, के। और अगर आपको याद हो विटामिन ए से होने वाली बीमारी कौन सी, डिसीज़ कौन सी है, तो वो है क्या? यस, नाइट ब्लाइंडनेस। और साथ साथ एक और है ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया क्या है? लॉस ऑफ या फिर बोले ड्राइनेस ऑफ स्क्लेरा। जो भी स्क्लेरा आपकी दिखती है वाइट कलर की दिख रही है, ठीक है, इस पर क्या आ जाता है? ड्राइनेस। पूरी आँखों में पूरी मतलब ड्राइनेस आ जाएगा, पपड़ी जैसा दिखने लगेगा। कभी किसी का देखो तो आँखों में आपको पपड़ी जैसा दिखाई देता है ना, तो कौन सी बीमारी? वो ज़ेरोप्थेल्मिया है। मतलब ज़ेरो मतलब क्या होता है? पानी का लॉस हो जाना। थैल्मिया मतलब जो भी आपके स्क्लेरा वाला पोर्शन है, तो स्क्लेरा पोर्शन से वाटर लॉस हो जाता है। और आइज़ कैसी होती है? ड्राई। तो ड्राइनेस ऑफ आइज़ कहलाता है ज़ेरोप्थेल्मिया, विटामिन ए के डेफिशिएंसी से। और मैंने बताया था विटामिन ए के डेफिशिएंसी से पिंपल्स भी आपको फेसेस पे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर किसी के फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं तो वो विटामिन ए के सप्लीमेंट्स ले सकता है। अगर विटामिन ए के डेफिशिएंसी से पिंपल्स आ रहे होंगे तो इसलिए वो कोप आउट या सही हो जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड विटामिन ए से रिलेटेड कुछ मेडिसिन भी आती हैं और बोलर ट्यूब्स भी आती हैं, आइसोरेटिनोन करके, तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। क्लियर? वाटर सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन बी जो है उससे वेरी वेरी होता है, और पेलेग्रा है। ठीक है, अगला स्कर्वी, ये होता है आपका विटामिन सी से होता है। सो ये बात थी डिसीज़ की। अब इससे आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इसकी जो भी बेनिफिशियल एस्पेक्ट हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ओके, सो एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।